हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मलेरिया कैसे फैलता है, कैसे इसका रोकथाम किया जाता है और इनका इलाज कैसे किया जाता है। सो गाइस, पहले हम स्टार्ट करते हैं। मलेरिया होता किससे है? मलेरिया एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि प्लाज्मोडियम स्पीशीज से होता है। अगर बात किया जाए इंडिया में, तो इंडिया में 2 प्लाज्मोडियम स्पीशीज से जनरली इन्फेक्शन होते हैं। उसमें से है पहला, जो कि मोस्ट कॉमन है। सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से, जो कि 65% केसेस में देखा जाता है। उसके बाद है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये दूसरा स्पीशीज है जिससे इन्फेक्शन होता है। और आप देखे होंगे, जब भी आप प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से डायग्नोज किए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप पहले ठीक हो जाते हैं, फिर से आपको मलेरिया हो जाता है। ये आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है, क्योंकि इनमें रिलैप्स बहुत ज्यादा होता है। और अगर बात किया जाए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की गैमेटोसाइट के, अगर आज आपको इन्फेक्शन हुआ तो ये आपके बॉडी में 3 साल तक रह सकता है। और उसके बचाव के लिए हम प्राइमाक्विन देते हैं 14 दिन के लिए। और इनके वेक्टर की बात की जाए तो ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से फैलता है। गाइज, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, जो कि है एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। गाइज, आपको आसानी से समझ आ जाए इसीलिए हमने इसको 3 तरह से क्लासिफाई किया है। पहला है होस्ट फैक्टर, दूसरा एनवायरमेंट फैक्टर है, तीसरा है एजेंट फैक्टर। अब बात करते हैं होस्ट फैक्टर की। मलेरिया सभी एज ग्रुप को प्रभावित करता है, एक्सेप्ट जो न्यूनेट्स हैं। न्यूनेट्स मीन्स जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको मलेरिया नहीं होता, वो 1 साल बाद उनको भी मलेरिया होना स्टार्ट हो जाता है। और जो दूसरा पॉइंट ये है गाइस, कि जो सिकल सेल ट्रेट रहते हैं उनको कभी मलेरिया नहीं होता। जनरली देखा गया है कि उनको मलेरिया नहीं होता। अब गाइस, दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर। गाइस, ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा मलेरिया जुलाई और नवंबर के बीच का जो महीना है उसमें होता है। ये सबसे पीक पॉइंट होता है, इसीलिए इसको मलेरिया मंथ भी कहा जाता है। और ये जनरली 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में और ह्यूमिड कंडीशन में सबसे ज्यादा पनपते हैं। गाइस, अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जनरली 2 तरीके से होता है, एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में गाइस, आपको अगर एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करता है तो आपको मलेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर बात करें डायरेक्ट कांटेक्ट की, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में जैसे ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से हो सकते हैं। जनरली गाइस, ये देखा गया है कि हम जो ब्लड डोनेट करते हैं उसको अगर फ्रीज भी करें तो मलेरिया पैरासाइट उसमें 14 दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए गाइस, कहा जाता है कि आज अगर आपको मलेरिया हुआ है तो 3 साल तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं मलेरिया पैरासाइट के इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? जनरली अगर आपके शरीर में प्लाज्मोडियम स्पीशीज आपके शरीर में इंटर किया तो उसके कितने दिन बाद आपको क्लिनिकल सिम्टम आएंगे। मीन्स आपको फीवर आएंगे, आपको चिल्स आएंगे, आपको हॉटनेस फील हो सकता है, तो इनको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। जनरली गाइस, ये देखा गया है कि मलेरिया पैरासाइट का इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिनों से ज्यादा होता है। जैसे कि गाइस, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का इंक्यूबेशन पीरियड 12 दिन होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन होता है। गाइस, अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर के बारे में। जनरली गाइस, ये देखा गया है कि मलेरिया का क्लिनिकल फीचर हमेशा ट्रायड में होता है। मीन्स 3 टाइप के सिम्टम हमेशा आते हैं, लाइक कोल्ड होते हैं, स्वेटिंग होता है उनको, और हॉट होता है। ये 3 स्टेज में इनका क्लिनिकल फीचर देखा जाता है। जो ये ट्रायड फीचर हैं वो आपको डेली भी दिख सकते हैं या फिर 48 घंटे तक भी हो सकते हैं। और बात करें इन ट्रायड फीचर का, कोल्ड जनरली 1 से 2 घंटे रहते हैं। स्वेटिंग की बात किया जाए तो ये 2 से 4 घंटे रह सकते हैं। और सबसे बेकार जो सिम्टम है वो है हॉट सिम्टम। हॉट सिम्टम आपको 2 से 6 घंटे तक रह सकते हैं। इसमें पेशेंट को सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। अगर आपको या आपके परिवार में अगर किसी को मलेरिया हुआ होगा तो आप उनसे पूछिए कि सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फीचर क्या होता है। जब उनको गर्मी लगती है वो सबसे अनकंफर्टेबल फीचर होता है।
अगर आपको मलेरिया हो गया और अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिए हैं तो आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो आपको एनीमिया भी हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, आपके लीवर में सूजन आ सकता है, आप स्प्लीनोमेगाली हो सकता है, मीन्स आपके स्प्लीन फूल भी सकते हैं, और हिपैटोरेनल डैमेज भी देखा गया है, मीन्स आपका किडनी और लीवर दोनों खराब भी हो सकते हैं। और अगर सीवियर फॉर्म हो गया तो आपको सेरेब्रल मलेरिया भी हो सकता है, जो कि मोस्ट सीवियर फॉर्म माना जाता है मलेरिया का। अब गाइस बात करते हैं प्रिवेंशन की। अक्सर यह डायलॉग बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं एज अ डॉक्टर मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप मलेरिया होने से बच सकते हैं। गाइस, मलेरिया के बचाव के लिए आसपास कहीं भी साफ पानी जमा होने न दे, क्योंकि ये साफ पानी जहाँ जमा हो जाता है वहां पनपते हैं। जैसे कि टैंक में हो गया, जैसे कि रोड साइड पानी कहीं ठहर गया, तो वहां मलेरिया पैरासाइट पनपते हैं। सो एज अ डॉक्टर मेरा यही सलाह है कि आसपास साफ पानी जमा होने न दें और साफ सफाई रखें। अब दोस्तों बात करते हैं एंटी लार्वा मैनेजमेंट के बारे में। लार्वा ना पनपे इसके लिए आप जहां पानी जमा हुआ है वहां आप ऑयल भी डाल सकते हैं, आप डीडीटी का छिड़काव भी कर सकते हैं, आप उसमें मछली भी पाल सकते हैं। स्पेशल टाइप के मछली आते हैं, गैम्बूसिया आते हैं, गप्पी फिश आते हैं। ये सब क्या करते हैं, जो मलेरिया पैरासाइट के जो लार्वा होते हैं उनको ये खा जाते हैं, जिससे कि मलेरिया पैरासाइट और पनपते नहीं और फैलते नहीं। अभी इंडिया में एंटी लार्वा मैनेजमेंट में सबसे कॉमन जो यूज किया जाता है वो है एबेट, और केमिकल मैनेजमेंट की बात किया जाए तो डीडीटी पाउडर यूज करते हैं। एंड गाइस, आप पर्सनल मेजरमेंट में आप डेली मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हैं। मॉस्किटो नेट यूज करेंगे तो आपको मॉस्किटो बाइट नहीं करेंगे, तो आपको मलेरिया भी नहीं होगा। गाइस, अगर आपको ट्रायड में सिम्टम आ रहे हैं, आपको फीवर है, आपको कोल्ड भी है, आपको हॉट भी फील हो रहा है, तो आप नजदीकी पैथोलॉजी लैब में डायग्नोस करवाएं। अब पैथोलॉजी लैब में डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? गाइस, सबसे कॉमनली जो यूज करते हैं, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, वो गाइस हम डायग्नोसिस के लिए ब्लड स्मीयर माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं। एक स्मीयर प्रिपेयर किया जाता है जिसमें कि थिन और थिक स्मीयर प्रोड्यूस किया जाता है। उसमें हम माइक्रोस्कोप से विजुअलाइज करते हैं कि इसमें कौन सा पैरासाइट है। इससे हम पैरासाइट और स्पीसीज दोनों जान सकते हैं। और दूसरा जो टेस्ट होता है वो है रैपिड डायग्नोस्टिक किट। आप हर जगह देखे होंगे रैपिड डायग्नोस्टिक किट, ये आरडीटी के नाम से आता है, मलेरिया पैरासाइट की। और तीसरा जो टेस्ट होता है वो है सीरोलॉजिकल टेस्ट, जो कि जनरली नहीं किया जाता, वो एडवांस केसेस में किया जाता है। अब गाइस बात करते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट के बारे में। मलेरिया ट्रीटमेंट हम कौन सा पैरासाइट आपके बॉडी में है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देते हैं। अब गाइस चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर। ट्रीटमेंट गाइस डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइप के पैरासाइट इन्फेक्ट किया हुआ है। जैसे कि पहला, अगर आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है तो आपको हम क्लोरोक्वीन का टैबलेट 3 दिनों के लिए देते हैं, और आपको रिलैप्स ना हो। गाइस, मैंने पहले भी बताया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में सबसे ज्यादा रिलैप्स होता है। आज आप ठीक हो गए, आपको पता चलता है कि 10 दिन बाद भी वही ट्रायड में आपको सिम्टम आ रहे हैं। वो क्या है गाइस? वो रिलैप्स है, और जो कि सबसे ज्यादा होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में। तो रिलैप्स ना हो इसीलिए हम रेडिकल क्योर में प्राइमाक्विन देते हैं 14 दिनों के लिए। और एक और दवाई आती है टेफिनाक्विन, वो सिंगल डोज में दिया जाता है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और सिंगल डोज में ही काम हो जाता है। बट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस हम लोग जनरली प्राइमाक्विन देते हैं 14 दिनों के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्राइमाक्विन प्रेगनेंसी में कृपया न दें। अगर आप देख रहे हैं आपके आसपास अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उनको प्राइमाक्विन अगर कोई दिया है तो प्राइमाक्विन घर से बाहर फेंक दें। और चलते हैं दूसरे स्पीसीज के बारे में, जो कि है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये सबसे डेंजरस स्पीसीज माना जाता है, और इनके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं एसीटी। एसीटी मीन्स आर्टिमिशनल कॉम्बिनेशन थेरेपी। इसमें आपको 3 दवाई दिया जाता है। पहला आर्टिसोनेट, दूसरा है क्वाट्रिमोक्साजोल और तीसरा है प्राइमाक्विन।
ये तीनों दवाई का कॉम्बिनेशन करके आपको 3 दिन के लिए दिया जाता है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि प्राइमाक्विन जनरली 14 दिन के लिए दिया जाता है। सो गाइज, एज अ डॉक्टर मेरी यही सलाह है कि आप मॉस्किटो नेट यूज करें, साफ पानी जमा होने ना दें, डीडीटी स्प्रे करवाएं, ऑयल यूज करें, और हो सके अगर आपको अगर सिम्टम आ रहे हैं तो नजदीकी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। एंड गाइस, आपको मलेरिया से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।